नारायण 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 नारायण। दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर मैं प्रार्थना करता हूं कि ये वीडियो आप आखिर तक प्लीज़ पूरा ज़रूर देखना और कम से कम 20,000 लाइक्स इस वीडियो को मिलने ही चाहिए। अपने सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को आप शेयर अवश्य करना। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बाबर हमेशा से ही पाठ्यपुस्तकों में एक धुंधला सा, अस्पष्ट सा पात्र रहा है, पर इस पुस्तक ने बाबर के कई सारे अलग अलग आयाम हमें दिखाए, अलग अलग पहलू हमें बताए। इतिहास की पुस्तकों में जब मैं बाबर को पढ़ता था तो ये कभी समझ नहीं आता था कि उसने ऐसा क्यों किया। उसके पीछे कोई तुक नहीं बनता था। वो कैसा लीडर था, वो कैसे विजयी हुआ, किस परिप्रेक्ष्य में वो बड़ा हुआ, ये कभी हमें पढ़ने को ही नहीं मिला। इतिहास में बाबर का एक पहलू भी ढंग से नहीं लिखा गया है, पर यह पुस्तक पढ़ के मैंने चैन की सांस ली। ये पुस्तक कलरफुल है, रियलिस्टिक है, याद रखने जैसी है और कई सारे उपयोगी, सार्थक, मीनिंगफुल पात्रों से भरी हुई है। लेखक ने बाबर को बहुत ही रोचक, इंटरेस्टिंग वे में हमारे सामने रखा है। इसे पढ़ने के बाद मुगलों के संस्थापक बाबर का आप आदर करने लग जाएंगे। ये पुस्तक बाबर के व्यक्तिगत जीवन के बारे में बहुत कुछ बताती है। बाबर ने किशोरावस्था में, युवावस्था में किन किन समस्याओं का सामना किया था, ये बहुत ही सुंदरता से लेखक ने लिखा है। ये भारत के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्परर्स की कहानी है, जो उसके यानी बाबर के भूमि रहित राजा के रूप में जीवित रहने से लेकर, सर्वाइव करने से लेकर एम्परर बनने तक, सम्राट बनने तक की यात्रा बताती है। लेखक रुदरफोर्ड ने बाबर के रूप में एक हीरो के प्रतीक को बहुत ही सुंदरता से अंकित किया है, वर्णन किया है। हीरो के प्रतीक के रूप में बाबर का बहुत ही सुंदरता से वर्णन किया है। एक हीरो के गुण कैसे होते हैं, कैसे उसने सारी समस्याओं का सामना किया, अपने हक के लिए, अधिकारों के लिए बाबर कैसे लड़ा, ये सब देखकर आप सच में बाबर को हीरो के रूप में पूजने लगेंगे, वर्शिप करने लगेंगे आप बाबर की। ये मैंने एम्पायर ऑफ द मुगल इस उपन्यास श्रृंखला की नॉवेल्स के सीरीज के पहले पुस्तक के कुछ रिव्यूज पढ़े हैं मैंने अमेजॉन पर जाकर। आप भी जा सकते हैं अमेजॉन पर, एम्पायर ऑफ द मुगल इस उपन्यास श्रृंखला को, नॉवेल सीरीज को आप सर्च करिए। 6 पार्ट से इसके पहले पार्ट, जो पहला पार्ट है इस उपन्यास श्रृंखला का, वो बाबर पर है, दूसरा हुमायूं पर, तीसरा अकबर पर, चौथा जहांगीर, पांचवा शाहजहां और जो छठी नॉवेल है वो औरंगजेब के महिमा मंडन पर आधारित है। तो ये मैंने केवल पहले पार्ट के कुछ रिव्यूज़ अमेजॉन से पढ़े हैं। इससे आप समझ ही गए होंगे कि इस उपन्यास श्रृंखला में क्या है, किस प्रकार से मतलब मुगलों का महिमा मंडन इसमें किया गया है। हालांकि कुछ नेगेटिव रिव्यूज़ भी मुझे पढ़ने को मिले, पर वो नगण्य थे, बिल्कुल ही ना के बराबर। जैसे कि क्रूर बार्बरिक तैमूर को हीरो के रूप में दिखाया गया है, चाइल्ड मॉलेस्टर बाबर को ईश्वर की तरह इस नॉवेल में दिखाया गया है। मैं समझ नहीं पाता कि ये अनपढ़ लेखक क्यों क्रूर अत्याचारियों का महिमा मंडन करते हैं। ये एक परियों की कहानी है, इतिहास नहीं। ऐसे रिव्यूज तो नगण्य थे, ये बड़ी मुश्किल से मुझे रिव्यू मिला। दोस्तों, हम जितना समझते हैं ना, उससे कई गुना ज़्यादा अधिक, हम जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, उससे कई गुना ज़्यादा अधिक डैमेज हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम ने, वामपंथी इतिहासकारों ने जिस प्रकार का इतिहास लिखा हुआ है हमारे पाठ्य पुस्तकों ने, उसने इतना डैमेज किया हुआ है, इतना डैमेज हो चुका है ऑलरेडी, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये जो मैंने आपको रिव्यूज़ पढ़े ना, जिन्होंने मुगलों का इतना महिमा मंडन किया है, लगभग ऐसी ही मानसिकता ज़्यादातर लोगों की है। इसे हम नकार नहीं सकते हैं। वो क्या होता है ना, सोशल मीडिया पर हम अपने मित्रों से, मित्र परिवार से आदि से जुड़े हुए होते हैं, तो उससे बाहर हमें कुछ दिखता ही नहीं है। पर और सोशल मीडिया का एल्गोरिदम भी वैसा ही होता है। आप जिस प्रकार के वीडियोस देखते हैं उसी प्रकार के लगभग ऐसे वीडियोस मिले जुले आपको रिकमेंड किए जाते हैं। पर दूसरी तरफ लोगों की मानसिकता कैसे है वो हम कभी देख ही नहीं पाते, हम अपनी 4 दीवारी से बाहर कभी देख ही नहीं पाते। और सच्चाई ये है, ये जो डैमेज ऑलरेडी हो चुका है ना, उसे ठीक करना मुझे तो कम से कम संभव नहीं लगता। अब ये जो एम्पायर ऑफ द मुगल ये उपन्यास श्रृंखला है, इसके लेखक है एलेक्स रुदरफोर्ड। ये एक पति पत्नी है, उनका संयुक्त नाम उन्होंने दिया हुआ है लेखक के रूप में, एलेक्स रुदरफोर्ड। उनका नाम है डायना प्रेस्टन और माइकल प्रेस्टन। उन्होंने इस उपन्यास श्रृंखला को लिखा है और बॉलीवुड अभी इस उपन्यास श्रृंखला पर एक वेब सीरीज बना रहा है।
उसका टीजर भी ऑलरेडी रिलीज हो चुका है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। आपने पिछले हफ्ते देखा होगा, द एम्पायर नाम से इसे रिलीज किया गया है। पहले मोगल्स नाम दिया गया था इस वेब सीरीज को, पर बाद में मोगल्स बदलकर अभी द एम्पायर नाम उन्होंने दिया है। इस टीजर को आप जब खोलेंगे तो आपको सुनाई देगा, पैगाम भिजवा दीजिए सबको, हम आ रहे हैं। इस प्रकार से बड़ा ही शान के साथ एक कैरेक्टर बोलता है। वो आवाज़ लगभग कुणाल कपूर की है, ऐसा लगता है। कुणाल कपूर ही इसमें मुख्य भूमिका में है। बाबर का कैरेक्टर कुणाल कपूर ने प्ले किया है। और जैसा कि पुस्तक के रिव्यूज़, नॉवेल के रिव्यूज़ मैंने आपको पढ़े, उस प्रकार से ढेर सारा महिमा मंडन इस कैरेक्टर का किया गया होगा, ऐसा कम से कम रिव्यूज़ पढ़ के लगता है। मैं कोई इसके मेकर्स पर कोई आरोप वगैरह नहीं लगा रहा, पर जो पढ़ा है उससे तो कम से कम संभावना यही लग रही है। मैंने एलेक्स रुदरफोर्ड के बारे में जब थोड़ा सा पढ़ा, उनकी पूरी एक अलग से वेबसाइट है, empire-of-the-mughal.com वगैरह ऐसे नाम से, आप गूगल पर सर्च करेंगे आपको मिल जाएगी। वहाँ पर जब मैंने पढ़ा ना, तो उन्होंने तो मतलब ऐसा, वो इतने ऑब्सेस्ड हो चुके हैं मुग़लों के इतिहास से। ये लिखा है वहाँ पर कि भाई हम जब भारत आए तो मुग़लों के इतिहास ने हमें बहुत उत्सुक किया। ताजमहल देखने के बाद में वो कैसे कपड़े पहनते थे, कैसे ठाठ थे उनके, कैसे जेवरात पहनते थे, कैसे महल थे उनके, कितनी सारी उनकी पत्नियाँ थी और कैसे आलीशान उनका जीवन था। ये अरे वाह वाह, अरे वाह वाह, मतलब इस प्रकार से वो उन्होंने लिखा है कि भाई ये सब देखकर हम बहुत प्रभावित हो गए और फिर हमने इस पर रिसर्च करके ये उपन्यास श्रृंखला लिखी है। यानी विदेशी आक्रांताओं ने, फिर वो चाहे कोई भी हो, मुगल हो, तुर्की हो, अफगान हो, पुर्तगीज हो, डच हो, ब्रिटिश हो, इन सब ने भारत में आकर भारत की सभ्यता को, संस्कृति को नष्ट करने का जो प्रयास किया, यहाँ पर हमारी लाखों लाखों सांस्कृतिक धरोहरों को जो उन्होंने तोड़ा, मंदिरों को जो उन्होंने तोड़ा, यहाँ के विश्वविद्यालयों को जो उन्होंने नष्ट किया, हमारे साहित्य को जो उन्होंने नष्ट किया, यहाँ पर हत्या, लूट, बलात्कार जो उन्होंने किए, यहाँ पर करोड़ों करोड़ों हिंदुओं का जो नरसंहार उन्होंने किया, ये सारा इतिहास कुछ लोगों को परियों की कहानी की तरह लगता है, एक एडवेंचरस जर्नी लगता है। ये सारा इतिहास देखकर वो प्रभावित हो जाते हैं, उत्सुक हो जाते हैं। मैं सच में समझ नहीं पाता कि क्या कहूं मैं, मेरे पास शब्द नहीं है, क्या कहा जाए ऐसी मानसिकता। और दोस्तों, ये केवल भारत में ही संभव है। आप सोच सकते हैं कि इजराइल में कोई हिटलर की प्रशंसा करे, हिटलर का महिमा मंडन करे इजराइल में जाकर, ऐसा कोई पुस्तक लिखे वहां पर, ऐसी कोई फिल्म बनाए, वेब सीरीज बनाए वहां पर जाकर, या फिर डायरेक्टली हिटलर का महिमा मंडन ना दिखाए, पर हिटलर के इमोशनल ट्रोमा को, उसने किशोरावस्था में किन किन समस्याओं का सामना किया था, हिटलर इतना बड़ा ग्रेट वॉरियर कैसे बना, हिटलर ने कैसे ये सब किया, कैसे वो इतना बड़ा बना, ये कोई जाकर इजराइल में वहाँ पर इस पर कोई वेब सीरीज बनाए या कोई फिल्म बनाए, पुस्तक लिखे, आप कल्पना भी कर सकते हैं। ये केवल भारत में संभव है। आपको याद है पिछले वर्ष नो डिनाइंग इट नाम का हैशटैग यहूदियों के द्वारा चलाया गया था, क्योंकि उस समय पिछले वर्ष करीब 9-10 महीने पहले ऐसा ट्रेंड चल रहा था सोशल मीडिया पर कि जो हॉलोकॉस्ट हुआ था, यहूदियों का जो नरसंहार हुआ था, उसे डिनाई किया जा रहा था कि भाई ये कुछ नरसंहार वगैरह हुआ नहीं था, ये तो झूठा मूठा इतिहास यहूदी ने लिखा हुआ है, कुछ बड़ा चढ़ा कर ही सब बातें बताई हुई है, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। इस प्रकार का एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जा रहा था। तो पूरे यहूदी विश्व के जितने भी ज्यूज है, यहूदी समाज है, उन्होंने इसका विरोध किया, हैशटैग चलाए उन्होंने सोशल मीडिया पर, नो डिनाइंग इट। इतना तीव्र ये विरोध हुआ कि उसके बाद मार्क ज़करबर्ग को 9 महीने पहले फेसबुक पर आकर ये पोस्ट करना पड़ा कि हम हमारी हेट स्पीच पॉलिसी को बदल रहे हैं। उसने कहा कि अगर आज के बाद कोई भी हॉलोकॉस्ट को डिनाई करता है या केवल ये भी कहता है कि भाई ये कुछ बड़ा चढ़ाकर बताया गया है, ऐसा कुछ हुआ नहीं था, किसी भी प्रकार से यहूदियों के नरसंहार को अगर कम आंका जाता है या उसे डिनाई किया जाता है, तो भाई उस पर हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। ये हेट स्पीच पॉलिसी में बदलाव किए मार्क ज़करबर्ग ने, और इस बात को गर्व के साथ पूरा प्राउडली उसने फेसबुक पर आकर लिखा था। दोस्तों, यहूदी कभी भी उन पर जो अत्याचार हुआ है, उनका जो नरसंहार हुआ है, उसे वे कभी भी भूलने नहीं देते। उन्होंने कला और साहित्य के क्षेत्र के द्वारा, पाठ्यपुस्तकों के द्वारा, इतिहास के द्वारा पूरे विश्व तक उन पर हुए अत्याचार को पहुंचाया। आज लगभग पूरे विश्व में पाठ्यपुस्तकों में यह पढ़ाया जाता है हॉलोकॉस्ट के बारे में, यहूदियों के नरसंहार के बारे में। उन्होंने बार बार ऐसी फिल्में बनाई, ऐसा साहित्य लिखा, पूरे विश्व के पाठ्यपुस्तकों में, पूरे विश्व के लोगों तक उन्होंने अलग अलग माध्यमों के द्वारा अपनी इस आवाज को
उन्होंने पहुंचाया, अपनी आवाज को, उन पर हुए अत्याचार को उन्होंने कभी दबने नहीं दिया। वे अपने इतिहास को भूले नहीं। आज भी इजराइल के राष्ट्रगान के द्वारा, वहां पर बचपन में ही कविताओं के द्वारा, छोटी छोटी कहानियों के द्वारा वहां के बच्चों को यह याद दिलाया जाता है उनके इतिहास को बार 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 बार, ताकि आने वाली पीढ़ियां ये भूले नहीं कि उनके साथ क्या हुआ था। और वो इस बात की परवाह नहीं करते। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं कि कोई उन्हें फासिस्ट कहे, टॉक्सिक नेशनलिस्ट कहे, या सांप्रदायिक कहे, कम्युनल कहे। इस बात से यहूदियों को कोई मतलब नहीं है, इजराइल को कोई मतलब नहीं है। वे अपने स्टैंड पर कायम हैं कि भाई हम अपने इतिहास को दबने नहीं देंगे, हम पर जो अत्याचार हुआ है उसे हम दबने नहीं देंगे। और दोस्तों, एक बात सदैव आप याद रखिए, जो समाज, जो राष्ट्र, जो देश अपने इतिहास को भूल जाता है, अपने महापुरुषों को, वीरों को, वीरांगनाओं को भूल जाता है जिन्होंने उनके लिए बलिदान दिया था, उनको जो समाज, जो राष्ट्र, जो देश भूल जाता है, उसे नष्ट होने में समय नहीं लगता। और दोस्तों, ये कितनी बड़ी विडंबना है। आप देखिए, आज पूरे विश्व के इतिहास में सबसे बड़ा नरसंहार, सबसे बड़ा कत्लेआम अगर किसी समाज का हुआ है तो वो हिंदू समाज का हुआ है। पिछले 1000 वर्षों में करीब 8 करोड़ से भी ज्यादा हिंदुओं का नरसंहार हुआ है, अलग अलग विदेशी आक्रांताओं के द्वारा। फिर चाहे पोर्तुगीजों के द्वारा लगाया गया गोवा इंक्विजिशन हो, जो करीब 250 वर्षों से भी ज़्यादा समय तक था, या फिर तुर्की हो, अफगान हो, मुगल हो, डच हो या ब्रिटिश हो, इन सभी ने यहाँ पर ये जो नरसंहार किया पिछले 1000 वर्षों में, वो 8 करोड़ से भी ज़्यादा की संख्या है। इसके बारे में अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो ये पुस्तक आप अवश्य पढ़ना, अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज इट हैपेंड, नॉट एज इट हैज़ बीन रिटन। ये पुस्तक फ्रांसवा गौतियर, इतिहासकार, उनकी ये पुस्तक है। मैं आप सभी को रिकमेंड करता हूँ कि प्लीज़, अमेज़ॉन पर ये पुस्तक अवेलेबल है, आप सभी इस वीडियो को देखने के बाद इसे ऑर्डर करिए। मैं नीचे पिंड कमेंट में इसकी लिंक आप सबको दे दूंगा। अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज इट हैपेंड, नॉट एज इट हैज़ बीन रिटन। पर ऐसी पुस्तकों को कभी बढ़ावा दिया नहीं जाएगा, ऐसी पुस्तकों पर कोई इतिहास लिखेगा नहीं, ऐसी पुस्तकों को, ऐसे लेखकों को कोई अवार्ड्स देगा नहीं। पर हाँ, विदेशी आक्रांताओं का अगर कोई महिमा मंडन यहाँ करता है तो उसको तुरंत अवार्ड्स दिए जाएंगे। और इतना बड़ा नरसंहार, मतलब यहूदियों से भी कई गुना ज़्यादा बड़ा नरसंहार हिंदू समाज का हुआ है, पर उसके बारे में कोई जानता नहीं है। अब भाई, भारत के युवा ही नहीं जानते तो बाहर के देशों को तो छोड़ ही दीजिए। यहूदियों ने तो अपनी आवाज़ पूरे विश्व तक पहुँचाई, उनका जो नरसंहार हुआ वो आज पूरे विश्व में पढ़ाया जाता है। पर भारत में ही जो ये इतना बड़ा नरसंहार पिछले 1000 वर्षों में हुआ है, जो हमारी भारतीय सनातन वैदिक सभ्यता को, संस्कृति को जो नष्ट करने का प्रयास किया गया अलग अलग विदेशी आक्रांताओं के द्वारा, वो इतिहास हमें पढ़ाना तो बहुत दूर की बात है। उल्टा उन्हीं विदेशी आक्रांताओं को हमारे ही सामने उनका महिमा मंडन किया जाता है, उन्हें ग्लोरीफाई किया जाता है। वो इतने बड़े एम्परर, इतने बड़े वॉरियर कैसे बने, उन्होंने क्या स्ट्रगल किया, ये हमें पढ़ाया जाता है। भाई, हमने हमारी सभ्यता की रक्षा के लिए क्या स्ट्रगल किया, कितने बलिदान दिए, कितने वीरों ने, वीरांगनाओं ने, संतों ने, महात्माओं ने, महापुरुषों ने अपना बलिदान दिया इस सभ्यता की रक्षा करते हुए, वो नहीं पढ़ाया जाता। और अगर आप उसके बारे में बात करते हैं ना, अगर आप हिंदुओं के हुए नरसंहार के बारे में बात करते हैं, अगर आप हमारे गौरवशाली इतिहास के बारे में अगर आप बात करते हैं, तो आपको कम्युनल कहा जाएगा, सांप्रदायिक कहा जाएगा, भक्त कहा जाएगा, फासिस्ट कहा जाएगा, टॉक्सिक नेशनलिस्ट कहा जाएगा। अब दोस्तों, कोई कह सकता है कि इस उपन्यास श्रृंखला में मुगलों की 1-2% नेगेटिव साइड भी दिखाई गई है। मतलब कैसे भाई भाई आपस में लड़े, कैसे पुत्र ने पिता के विरुद्ध षड्यंत्र किया सत्ता पाने के लिए, ऐसी 1-2% नेगेटिव साइड भी इसमें दिखाई गई है। ऐसा कोई कह सकता है। तो क्या हो गया, मतलब उससे क्या हो जाएगा? अगर आप हिंदुओं के हुए नरसंहार को छुपाते हैं, या फिर यहां पर आकर उन्होंने जो लाखों लाखों सांस्कृतिक धरोहरों को जो तोड़ा, हमारी सभ्यता को नष्ट करने का जो प्रयास किया, मंदिरों को नष्ट करने का जो प्रयास किया, यहाँ पर आकर जो हत्या, लूट, बलात्कार किए, यहाँ पर महिलाओं को जो वो अपने पकड़ कर हरम में रखते थे, वहां पर उन्हें बच्चे पैदा करने की मशीन की तरह यूज किया जाता था। और इसी से बचने के लिए, इन नरक यातनाओं से बचने के लिए, यहाँ की भारत की महिलाएं अपने चरित्र, अपने शील की रक्षा के लिए, उन नरक यातनाओं से बचने के लिए जौहर करती थी। इस पूरे हत्या, लूट, बलात्कार के इतिहास को मान लीजिए छुपा दिया जाता है, और कुछ 1-2% थोड़ा सा उनकी निगेटिव साइड, भाई भाई आपस में लड़े, पुत्र पिता के विरुद्ध षड्यंत्र करता है, ऐसी 1-2% निगेटिव साइड को दिखा भी दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? और मान लीजिए थोड़ी बहुत कुछ हत्या है, कुछ 1-8%, पूरा तो वो दिखा नहीं पाएंगे, 1-8% कुछ दिखा भी दिया उन्होंने हत्या, तो क्या अगर उस हत्या के पीछे का मोटिव ही उन्होंने चेंज कर दिया तो वो हत्या दिखाने का भी कोई मतलब नहीं रहा ना। आप सोचिए,
कि अगर एक कहानी, आपको एक काल्पनिक कहानी में आपको जैसे बताता हूं, एक निर्दोष पिता की हत्या हो जाती है। एक पिता था जो बिल्कुल निर्दोष है, उसका कोई दोष नहीं था, उसकी एक क्रिमिनल हत्या कर देता है निर्दोष पिता की। कुछ वर्षों के बाद में कुछ फिल्म मेकर्स आते हैं, उस पुत्र से मिलते हैं जिसके निर्दोष पिता की हत्या हो गई थी, और पुत्र को कहते हैं कि भाई हम आपके पिता के ऊपर कहानी बनाना चाहते हैं। पुत्र कहता है कि ठीक है यार, इतना मतलब मेरे पिता की कहानी पूरे विश्व के सामने आएगी, ठीक है बनाइए। पर वो फिल्म मेकर्स उन कैरेक्टर्स के पीछे का मोटिव ही चेंज कर देते हैं। वो जो निर्दोष पिता था उसे पेट्रियार्कल सोच वाला दरिंदा दिखा देते हैं कि भाई कितना पेट्रियार्कल सोच वाला था, कितनी निकृष्ट मानसिकता थी उसकी, कितनी रिग्रेसिव घिनौनी सोच वाला था। और दूसरी तरफ जो क्रिमिनल जिसने उस निर्दोष पिता की हत्या की थी, उस क्रिमिनल को वो उसके प्रति सिंपैथी पैदा करने का प्रयास करते हैं, उसका इमोशनल ट्रॉमा दिखाते हैं। उसने बचपन में किन किन समस्याओं का सामना किया, कैसे समाज ने उसे धुतकारा, ऐसे सामाजिक अत्याचारों के कारण वो क्रिमिनल बन गया, और फिर ऐसे पेट्रियार्कल सोच वाले, निकृष्ट मानसिकता वाले उस पिता की उसने हत्या कर दी। ऐसी वो फिल्म बनाते हैं। कैसा लगेगा उस बेटे को? बस यही तो बात है ना। कुछ 1-2% हत्या दिखा भी दिया, 1-2% कुछ नेगेटिव साइड दिखा भी दी, तो क्या अगर उसके पीछे का मोटिव ही उन्होंने बदल दिया कि भाई वो तो बस जमीन के लिए लड़ रहे थे, सत्ता के लिए लड़ रहे थे, इसके पीछे उनका कोई रिलीजियस कोई मोटिव था ही नहीं। जबकि जितने भी विदेशी आक्रांता यहां आए, उनका एकमात्र मोटिव था कि यहां की सभ्यता को नष्ट करना। पर इस मोटिव को ही अगर वो बदल दे तो फिर इसका मतलब ही क्या रहा फिर? और तब तो ये उपन्यास श्रृंखला या इस पर जो वेब सीरीज बनने जा रही है, अब उस वेब सीरीज में क्या दिखाएंगे मैं जानता नहीं हूं, पर जहां तक बात है इस उपन्यास श्रृंखला की या इस पर जो लोगों ने रिव्यूज दिए हैं उसके आधार पर मैं आपको बोल रहा हूं कि ये वेब सीरीज तो और ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि भाई ये तो एक प्रकार से चॉकलेट रैपर में वो बंद करके हमारे इतने भयावह नरसंहार को वो हमारे सामने दिखा रहे हैं, ऐसा ही इसका मतलब हो जाएगा ना। अगर कोई लेखक डायरेक्टली मुगलों का बहुत उनको महान दिखाए, उनकी कोई निगेटिव साइड दिखाए ही नहीं, वो भी एक बार अच्छा, कम से कम लेखक जो देखने वाला दर्शक है उसे पता तो होगा ना कि भाई लेखक क्या दिखाना चाहता है। वो कम से कम प्रोपेगेंडा का शिकार तो नहीं होगा। पर मान लीजिए इस इतने भयावह नरसंहार के इतिहास को चॉकलेट रैपर में बंद करके अगर दिखाया जाएगा तो वो तो और ज़्यादा खतरनाक है। तो दोस्तों, डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने तो द एम्पायर का टीजर रिलीज कर दिया है, जिसमें हम बाबर की आवाज़ सुनते हैं, जहां पर वो कहता है कि पैगाम भिजवा दीजिए सबको, हम आ रहे हैं, इस प्रकार से। ये मेरे अनुसार पहला सीज़न होगा, क्योंकि ये जो उपन्यास श्रृंखला है उसमें 6 उपन्यास है, 6 नॉवेल्स है, जिसमें से पहली नॉवेल बाबर के ऊपर है। और विकिपीडिया पर जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर कुणाल कपूर बाबर का पात्र निभा रहा है, ऐसा हमें पढ़ने को मिलता है। तो ये सीज़न 1 होगा मेरे अनुसार, और इसके बाद जो अन्य 5 नॉवेल्स है इस श्रृंखला की, सीरीज़ की, उन पर अलग अलग सीज़न बनाए जाएंगे। मतलब कुल मिलाकर 6 सीज़न हो गए इसमें, ऐसा लगता है। दुख होता है ये सब देखकर, पर अब क्या कर सकते हैं। बाकी आप इस उपन्यास श्रृंखला के बारे में क्या सोचते हैं, टीजर के बारे में क्या सोचते हैं, मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।